नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखते ही देखते एक लंबा समय हम लोगों ने तय कर लिया ऑनलाइन पढ़ाई का, और लगभग सारा पाठ्यक्रम भी अब संपन्न होने को है। कुछ ही जो एक दो पाठ बच गए हैं उसे अब हम इन एक दो सप्ताह में पूर्ण कर लेंगे बच्चों। व्याकरण का जो सबसे अंतिम जो पाठ है जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है पद परिचय। यूं तो कहने के लिए पद परिचय सिर्फ एक पाठ है कि एक अंतिम टॉपिक है कि हम पद परिचय हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन जब आप पद परिचय के बारे में जानना समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में पद परिचय होता क्या है। पद परिचय संपूर्ण व्याकरण होता है बच्चों। संपूर्ण व्याकरण, मैं जो कह रहा हूं उसे आप बहुत अच्छे से समझिए। पद परिचय का तात्पर्य होता है संपूर्ण व्याकरण जानना। यूं तो कहने के लिए आप सिर्फ दो शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं, पद परिचय, लेकिन जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको संज्ञा से लेकर के और विस्मयादि बोधक तक व्याकरण के जितने भी पाठ हैं उन सब को समझना होगा। उन सब के बारे में न सिर्फ समझना होगा बल्कि बहुत गहराई से समझना होगा, और तब जाकर आपको समझ में आएगा किसी एक पद का परिचय क्या है, पद परिचय का तात्पर्य क्या होता है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं यहां लिखता हूं पद परिचय। क्या होता है पद परिचय? जब हम ऐसा कहते हैं कि अब हमें पद परिचय पढ़ना है तो क्या मतलब होता है बच्चों पद परिचय का? पद परिचय, पद मतलब क्या होता है? पद, और दूसरा जो शब्द है वो है शब्द। क्या अर्थ होता है पद और शब्द का, और इसका परिचय जब हम कहते हैं तो हमें इस शब्द से क्या समझना चाहिए? देखिए, पद और शब्द यदि आप सामान्य ढंग से देखें तो पद और शब्द एक ही चीज हुआ करते हैं। या तो आप पद कह लीजिए या तो आप शब्द कह लीजिए, लेकिन एक थोड़ा सा बारीक अंतर इसके अंदर दिखाई देता है, और वो है इसके प्रयोग में। शब्द जो होता है, जब हम शब्द कहते हैं तो शब्द का तात्पर्य होता है कि अक्षरों का सार्थक समूह, अक्षरों का सार्थक समूह जो एक अर्थ देता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां लिखता हूं लकम, तो लकम लिख दिया तो लकम, तीन अक्षर इसमें मैंने प्रयुक्त किए हैं। तो इन तीन अक्षरों को प्रयुक्त करने पर कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही इन्हीं अक्षरों को हम सही क्रम में लगा दें तो ये हो जाएगा कमल। तो ये हो जाएगा कमल, और इसका अर्थ है कमल का फूल। ठीक है, तो अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को जिसका कि एक सटीक अर्थ निकलता है, जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी घटना या किसी भाव इत्यादि के बारे में सूचनाएं देता हो, शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, शब्द निरर्थक नहीं हुआ करते। जैसे अगर मैंने लिख दिया लकम, तो लकम जो है वो एक निरर्थक शब्द है, लेकिन जो सचमुच शब्द है वह सार्थक होता है। कमल, कमल, जैसा ही हम कमल कहते हैं, कमल के नाम से ही हमारे सामने तालाब में खिला हुआ एक सुंदर सा गुलाबी रंग का फूल हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अब कब हम इसे पद कहते हैं? अगर मैंने लिख दिया कि यह कमल का फूल है, तो जैसे ही मैंने इस शब्द को वाक्यों में प्रयोग कर दिया, इस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में मैंने कर दिया, तो जैसे ही यह शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो गया, यहां पर इस शब्द की पहचान पद के रूप में हुई। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर शब्द
और पद एक ही चीज हुआ करते हैं, लेकिन एक सामान्य सा बारीक सा अंतर है कि शब्द जो है वह स्वतंत्र हुआ करता है, और जैसे ही उस शब्द का प्रयोग हम किसी वाक्य में कर देते हैं तो वहां वह पद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक बारीक अंतर है शब्द और पद में। अगर आप यह अंतर भी भूल जाते हैं तो आप शब्द को पद और पद को शब्द कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यही एक बात जो मैं बताया आपको कि जब हम शब्द को किसी वाक्य में फिट कर देते हैं, लगा देते हैं, और वह उस वाक्य में प्रयुक्त होकर एक संपूर्ण अर्थ देने लगता है, वहां इस शब्द की पहचान पद के रूप में होती है। अब आइए हम देखें, तो इस तरह से बच्चों आप पद भी समझ गए और शब्द भी समझ गए। अब हमारे सामने जो आज का विषय है वो है पद परिचय। तो क्या होता है पद परिचय, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कहूं मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, बच्चों आप इस तरह से समझिए, मेरे सामने कई तरह के लोग जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो धोती कुर्ता पहने हुए हैं, एक व्यक्ति जो है वो पैंट शर्ट पहने हुए हैं, एक व्यक्ति जो है वो खाकी वर्दी पहने हुए हैं, एक व्यक्ति जो है वो एप्रिन पहने हुए हैं, एक व्यक्ति जो है वो काला कोट पहने हुए हैं। तो ढेर सारे व्यक्ति हो गए, सबका लिबास अलग अलग है। जैसे ही मैंने काला कोट पहने हुए व्यक्ति की ओर इशारा किया कि ये कौन हो सकते हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो उस काला कोट पहने हुए व्यक्ति को जानते हैं वो तुरंत बता देंगे कि चूंकि काला कोट अधिवक्ता गण पहना करते हैं इसलिए अमुक व्यक्ति अधिवक्ता हैं। ये उनकी पहली पहचान होगी। अगर ये उनके बारे में और ज्यादा जानते हैं, मान लीजिए उनका नाम रमेश है, तो कहेंगे कि ये रमेश हैं, ये अधिवक्ता हैं। अगर मान लीजिए ये उनके बारे में और ज्यादा जानते हैं कि वो किस मोहल्ले में रहते हैं, तो ये बता देंगे कि ये रमेश हैं, ये फला मोहल्ले में रहते हैं, देवीगंज रोड में रहते हैं, और ये अधिवक्ता है। अब मान लीजिए ये उनके बारे में और ज्यादा जानते हैं, तो वो ये बता देंगे कि ये रमेश हैं, देवीगंज रोड में रहते हैं, अधिवक्ता हैं, और जिला न्यायालय में वकालत करते हैं। ठीक है। और अगर ये और ज्यादा जानते हैं तो ये बताएंगे कि ये रमेश हैं, देवीगंज रोड में रहते हैं, अधिवक्ता हैं, जिला न्यायालय में अपना वकालत का पेशा जिला न्यायालय में करते हैं, और ये दीवानी के बहुत बड़े वकील हैं, दीवानी मामलात के बहुत बड़े वकील हैं। तो इस तरह से किसी एक व्यक्ति की पहचान बताने के लिए उसकी जो जो विशेषताएं हैं उसे आपको बताना पड़ा। नाम, निवास, पेशा, पेशा में उनकी क्या विशेषज्ञता है, और यदि वो कोई पेशा करते हैं तो कहां करते हैं। ठीक यही मामला शब्दों के साथ भी हुआ करता है। यदि हम एक पंक्ति लिखते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक सामान्य सी पंक्ति लिखी शब्दों को समझने के लिए, परिचय प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए कि मैंने एक वाक्य लिखा, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। मैंने एक साधारण सा वाक्य लिखा, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इस वाक्य में गांधी जी शब्द का परिचय बताइए। तो आप कहेंगे कि भाई शब्द का परिचय नहीं हो सकता, पद परिचय होगा, क्योंकि जब हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं, शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर देते हैं, तो शब्द शब्द नहीं होता, शब्द पद हो जाता है। तो जैसे ही मैं कहूंगा कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, गांधी शब्द का पद परिचय बताइए, तो आप क्या बताएंगे। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि गांधी शब्द जो है, गांधी पद जो है, उसका व्याकरणिक परिचय क्या है। जिस तरह आपने वकील साहब के बारे में, अधिवक्ता के बारे में बताया कि वे, उनका नाम क्या है, वे कहाँ रहते हैं, कहाँ अपना काम करते हैं और उनकी विशेषज्ञता क्या है।
ठीक इसी तरह से वाक्यों में जो शब्द हुआ करते हैं उनकी अपनी एक पहचान होती है, व्याकरणिक कोटि होती है, व्याकरणिक पहचान होती है। और जब भी हमसे किसी वाक्य में किसी पद का परिचय पूछा जाता है तो हमें उसका संपूर्ण परिचय देना होता है कि वह शब्द क्या है। ठीक है, तो अब आइए हम यहां पर देखते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, इसमें गांधी शब्द का पद परिचय क्या है। तो आप लिखेंगे यहां पर गांधी। अब देखिए गांधी शब्द, इसका सबसे पहला जो परिचय है वो ये है कि गांधी शब्द संज्ञा है। तो मैंने यहां पर लिखा संज्ञा, पहला परिचय। याद करिए, जब एक व्यक्ति ने पूछा कि ये काला कोट पहने हुए व्यक्ति कौन है, तो एक व्यक्ति ने बताया कि ये अधिवक्ता है। फिर दूसरे ने उनका दूसरा परिचय बताया कि ये अधिवक्ता तो है ही साथ देवीगंज रोड में रहते हैं। फिर तीसरे ने एक और बात जोड़ दी कि इनका नाम रमेश है। फिर चौथे ने एक और बात जोड़ दी कि ये जिला न्यायालय में काम करते हैं, जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, है ना, जिला न्यायालय में वकालत करते हैं। फिर चौथे ने एक और बात जोड़ दी कि ये दीवानी के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। ठीक इसी तरह गांधी शब्द का, गांधी पद का जो पहला परिचय एक ने बताया वो ये बताया कि ये संज्ञा है। बात यही खत्म नहीं हुई। ठीक है, ये संज्ञा है, तो संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो गांधी शब्द संज्ञा है और व्यक्तिवाचक है। तो आप तुरंत यहां पर लिखेंगे व्यक्तिवाचक। ठीक है, संज्ञा व्यक्तिवाचक, ये तो आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब किसी ने बताया कि गांधी पद जो है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन यह पुल्लिंग है। तो आप तुरंत लिखेंगे पुल्लिंग। फिर किसी ने बताया कि गांधी शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, लेकिन एक वचन है, बहुवचन नहीं है। आप तुरंत लिखेंगे एक वचन। तो एक गांधी शब्द का कितना सारा पद परिचय हो गया, कितना सारा परिचय है। एक शब्द का कितना लंबा चौड़ा व्याकरणिक परिचय है, और कम से कम हमें न्यूनतम 3 या 4 परिचय तो बताना ही चाहिए, है ना। तो गांधी शब्द का क्या परिचय हो गया कि गांधी शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ये इसका संपूर्ण परिचय हुआ कि लिंग क्या है, वचन क्या है, व्याकरणिक कोटि क्या है, और अगर कोई व्याकरणिक कोटि है तो उसकी उपकोटि क्या है। जैसे ये संज्ञा है तो संज्ञा का जो प्रकार है वो क्या है, कौन सा प्रकार है संज्ञा का, तो हमने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हमने बताया कि ये इसका लिंग वचन क्या है, तो ये पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, एक छोटे से शब्द का इतना बड़ा परिचय होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पद परिचय, किसी वाक्य में पद का व्याकरणिक कोटि जानना, व्याकरणिक परिचय जानना पद परिचय कहलाता है। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि कोई शब्द संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है ना, संबंध बोधक हो सकता है, समुच्चय बोधक हो सकता है, विस्मयादि बोधक हो सकता है, प्रविशेषण हो सकता है ना, एक वचन का हो सकता है, बहुवचन का हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, अव्यय हो सकता है। तो इतना सारा, इतना बड़ा परिचय का संसार है किसी शब्द का, और इसे जानने के लिए संपूर्ण व्याकरण को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका कोई छोटा रास्ता नहीं है बच्चों कि हम जो है वो कुछ चीजों को जान लें, कुछ बातों को जान लें तो पद परिचय जान जाएंगे। इसका कोई छोटा रास्ता नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा उदाहरण, चलिए मैं इसे मिटाता हूं। गाता भी
अब ये एक इतना बड़ा वाक्य है। अब मान लीजिए कि मैं कहूं कि यहां पर एक शब्द है वह, इसका पद परिचय आप बताइए। तो आप देखिए कि आप टटोलिए कि आपको कितना व्याकरण आता है। वह शब्द आप अनेकानेक बार इस्तेमाल किए हैं, अनेकानेक बार पढ़े हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि वह शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या होता है, तो यदि आपको व्याकरण की गहरी जानकारी नहीं है, आपने बहुत गंभीरता से व्याकरण नहीं पढ़ा है, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो बच्चों, अब जैसे मान लीजिए कि चलिए मैं आपसे पूछता ही हूं कि वह शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या है। चलिए हम लिखते हैं वह, इसका पद परिचय। परीक्षा में जो प्रश्न आता है वह इसी तरह से आता है कि एक वाक्य हुआ करता है और उसमें एक किसी भी पद के नीचे एक पंक्ति ऐसे खींच दी जाती है, एक आधार पंक्ति लगा दी जाती है, ठीक है। और पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। उसे रेखांकित कर दिया हमने और फिर हमने कहा कि इस रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो आपको करना क्या होगा कि उस शब्द को यहां पर आप लिखेंगे। तो वह क्या है, पहले आप वाक्य को पढ़िए। मोहन अच्छा बांसुरी बजाता है और वह अच्छा गाता भी है। तो यहां पर मोहन है, तो यह वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोहन के लिए प्रयुक्त हुआ है। और मोहन शब्द क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर हमने वह को यहां पर वह प्रयुक्त किया, वह शब्द प्रयुक्त किया है। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह जो है वो सबसे पहला उसका परिचय यह हुआ कि वह जो है सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आपने पहली मंजिल पार कर ली कि वह जो है वो सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम की भी अपनी अनेक कोटियां होती हैं, अनेक प्रकार होते हैं। तो बताइए कि वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो है आपने सुना ही होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष जो होता है उसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो अब देखिए कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ करते हैं, सर्वनाम की एक कोटि है और वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष को संस्कृत में प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। तो प्रथम पुरुष में कौन आ जाता है? वह, वे, वो, जो लोग दूर में है, या फिर कोई नाम। ठीक है, तो वह शब्द सर्वनाम है और ये प्रथम पुरुष, या इसे आप हिंदी में लिखेंगे तो इसे आप अन्य पुरुष कर लीजिए। ये अन्य पुरुष है। अब देखिए कि हमने सर्वनाम भी जान लिया और पहले आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में इसकी क्या कोटि क्या है कि ये प्रथम पुरुष सर्वनाम है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष जो हमसे दूर में है, जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, या फिर कोई नाम है ना। तो ये वह शब्द सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रथम पुरुष, या संस्कृत में इसे कहते हैं प्रथम पुरुष संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या देखना है? अब देखिए, मोहन एक पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग के बदले में वह का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये जो वह लिखा हुआ है, चूंकि मोहन के बदले में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका लिंग निर्धारण करेंगे तो यह हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, ये पुल्लिंग हो गया। अब मोहन के जगह पे चूंकि वह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मोहन चूंकि एक वचन है, इसलिए वह जो है यहां पर एक वचन होगा। इसलिए इसका जब हम वचन निर्धारित करेंगे तो ये हो जाएगा एक वचन। तो इस तरह से हमने वह की व्याकरणिक कोटि की पहचान की। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम,
प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, पुल्लिंग एक वचन। प्रथम पुरुष संस्कृत में, अन्य पुरुष हिंदी में, पुल्लिंग एक वचन। तो इस तरह से शब्द जब पद बन जाते हैं वाक्यों में, और जब हम व्याकरणिक कोटि से उसकी पहचान करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पद परिचय। अब आप समझ गए होंगे कि पद परिचय क्या होता है, और ये भी समझ गए होंगे कि पद परिचय एक सामान्य सी चीज नहीं है। पद परिचय के लिए आपको कम से कम विकारी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और अविकारी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको विकारी शब्द मालूम है, यदि आपको अविकारी शब्द मालूम है, विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं ये मालूम है, अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं ये मालूम है ना। समान अधिकरण क्या होता है, व्यधिकरण क्या होता है यदि ये मालूम है, समुच्चय बोधक क्या होता है, संबंध बोधक क्या होता है ना, और विस्मयादि बोधक क्या होता है यदि आपको ये मालूम है, इतनी सारी व्याकरणिक कोटियां और सब के प्रकार यदि आपको मालूम है, लिंग वचन और कारक का निर्धारण कैसे किया जाता है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, यदि आपको ये भी मालूम है, तो पद परिचय आपके लिए बड़ा आसान मामला होगा। लेकिन यदि आपको ये सारी चीजें नहीं मालूम है, तो पद परिचय आपके लिए एक कठिन मामला बन सकता है। इसलिए बहुत ही गंभीरता से, मन लगा करके और धैर्य के साथ, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य के साथ 2-3 पीरियड चलेंगे, 2-3 कक्षाओं में हम इसे बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही आसानी से हम पद परिचय को आसान बना करके समझ लेंगे। पद परिचय को पढ़ने के बाद, पद परिचय का एक संक्षिप्त नोट्स बनाने के बाद हम लोग एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में हम लोग यहां पर मुख्य व्याकरणिक कोटि, यहां पर उसकी उपकोटियां और यहां पर उसके उदाहरण, ऐसा करके जब हम लिखते चले जाते हैं, तो अनेकानेक बार जब अभ्यास होता है, तो हमारे दिमाग में वो चीजें अपने आप शुरू हो जाती हैं आना। और फिर परीक्षा से, जब हम परीक्षा देने जाएंगे और एक बार भी परीक्षा से पहले उसे हमने पढ़ लिया, तो फिर ये समझिए कि आपसे पद परिचय का एक भी नंबर का प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं पद परिचय। और सबसे पहले हम जानते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। बच्चों, पद परिचय समझने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हमें शब्दों की जो प्रवृत्ति होती है, जो प्रकृति होती है, शब्दों का जो स्वभाव होता है, उसे जानने की जरूरत है। स्वभाव के आधार पर और परिवर्तन हो जाने के आधार पर कई शब्द जो हैं वो परिवर्तित होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त करना हो तो उसकी, पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त करना हो तो उसका। इसी तरीके से यदि एक वचन के लिए प्रयुक्त करना हो तो वह, बहुवचन के लिए प्रयुक्त करना हो वे। मतलब कि आप देख रहे हैं कि शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। कभी कोई शब्द जाता है, कभी कोई शब्द जाती है, कभी कोई शब्द जाते हैं तो परिवर्तन हो रहा है। फिर कहीं पर उसका है, कहीं पर उसकी है, कहीं पर उसके है, परिवर्तन हो रहा है। कहीं पर लड़का है, कहीं पर लड़की है, कहीं पर लड़के हैं, परिवर्तन हो रहा है ना। कहीं पर चाचा है, कहीं पर चाची है, परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन के आधार पर यदि हम देखें तो शब्दों की 2 कोटियां होती हैं, 2 प्रकार होते हैं। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। शब्द, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न होता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार तरह के विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से विकार शब्दों में जो उत्पन्न होते हैं, शब्दों में जो परिवर्तन होते हैं, उनके आधार पर 8 प्रकार के शब्दों की पहचान की गई है, जिसमें कि 4 विकारी शब्द होते हैं और 4 अविकारी शब्द होते हैं। इस अविकारी शब्द में संज्ञा के भी अनेक प्रकार होते हैं, सर्वनाम के भी अनेक प्रकार होते हैं, विशेषण के भी अनेक प्रकार होते हैं, क्रिया के भी अनेक प्रकार होते हैं। क्रिया में तो आप देखिए कि सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, नाम धातु, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, ये सब क्रिया के प्रकार हैं, है ना। फिर इसी तरीके से जो अविकारी शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण के भी प्रकार होते हैं, संबंध बोधक के भी प्रकार होते हैं, समुच्चय बोधक के भी प्रकार होते हैं, समान अधिकरण और व्यधिकरण और विस्मयादि बोधक के भी प्रकार होते हैं, है ना। हर्ष सूचक, शोक सूचक, है ना, चौंक जाने वाला, दुख सूचक, तमाम तरह के जो मानवीय विकार होते हैं, उन्हें प्रदर्शित करने वाले जो भाव होते हैं, उनका जो नाम है ना, जो हमारे भीतर जो भावनाएं चलती हैं, उन्हें त्वरित में प्रदर्शित करने के लिए जो शब्द दिए गए हैं, जिन उन भावनाओं को, उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शब्दों के ये 8 प्रकार तय किए गए हैं बच्चों, और इन्हीं के अनेक उप प्रकार होते हैं, और उन उप प्रकारों को पहचानना ही पद परिचय कहलाता है। तो उम्मीद है बच्चों, इन 8 प्रकारों को आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर जो समुच्चय बोधक है, इसके जो 2 भाग होते हैं, हम उसे भी देख लें। इसे कहते हैं समानाधिकरण, और इसे कहते, एक दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है व्यधिकरण। तो इस तरह से 2 प्रकार यहां पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो आने वाली जो हमारी कक्षाएं हैं बच्चों, उन कक्षाओं में हमें इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों को पढ़ना है और इनके अनेक प्रकारों को पढ़ना है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर ही देते हैं, इसका श्री गणेश कर ही देते हैं, और आज हम जो आज की कक्षा में हमारा बचा हुआ समय है, इसमें हम संज्ञा पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त लिंग, वचन और कारक
भी हमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त पद परिचय में हमें जो 3 चीजें और पढ़नी है वो है लिंग, लिंग निर्धारण कैसे होगा, वचन, वचन निर्धारण कैसे होगा, और कारक, कारकों का निर्धारण कैसे होगा, इसे भी हमें जानना है। साथ ही कर्ता और कर्ता का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है ये भी हमें जानना है, और कर्म, इसे भी हमें जानना है। तो इतने इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने जो कुछ भी लिखा है ये सब पद परिचय का हिस्सा है, इन सब को हमें जानना है। तो चलिए हम आज की शुरुआत संज्ञा से करते हैं। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के तीनों प्रकार, और बाद में विद्वानों ने 2 और प्रकारों को माना है, 2 और प्रकारों की अनुमति दी है, लेकिन वह बहुत चलन में नहीं है, लेकिन उसे भी हम जानेंगे। और क्या होती है संज्ञा, आइए जानते हैं। मैं इसे मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा, संज्ञा यदि हम कहते हैं तो एक सामान्य सी परिभाषा है इसकी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या 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 मैंने कहा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। जरा आप इस पर गौर करिए। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि व्यक्ति का नाम है संज्ञा है, वस्तु का नाम है संज्ञा है, स्थान का नाम है संज्ञा है, भाव का नाम है संज्ञा है। मतलब ये कि संज्ञा एक पहचान है, चाहे वह व्यक्ति की पहचान हो सकती है, चाहे वस्तु की पहचान हो सकती है, चाहे स्थान की पहचान हो सकती है, चाहे भावों की पहचान हो सकती है। तो संज्ञा पहचान शब्द का दूसरा नाम है, आप ऐसा कह सकते हैं। किसी विशेष शब्द के माध्यम से जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानते हैं या भावों को पहचानते हैं, मन के भीतर अनेक भावनाएं चलती हैं, उसको पहचानते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो उसके जो भाव है उसका क्या नाम होगा? बच्चा, छोटा बच्चा अगर कोई हरकत कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, कोई सर्कस कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कहेंगे उसका बच्चापन। कोई लड़का अगर कोई काम कर रहा है तो उसके संपूर्ण क्रियाकलाप को हम क्या कहेंगे? लड़कपन। जैसे मान लीजिए कि कोई मिठाई है, हम उसे खाते हैं तो हमें जो एहसास होता है उस एहसास का हम क्या नाम देंगे? आखिर उसका भी तो कोई नाम होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं पाता है, वह गुड़ तो खाया, फिर आप उससे पूछे कि कैसा लगा, कैसे बताएगा वो आपको? क्योंकि उसके पास कोई संज्ञा नहीं है, उसने संज्ञा को कभी उच्चारित नहीं किया, पहचान का संकट खड़ा हो गया, है ना। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भाव, मन के भाव उमड़ते घुमड़ते हैं, उनकी भी पहचान हुआ करती है और उसके नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरह से संज्ञा की जो प्रवृत्ति है, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह वस्तु का नाम हो, चाहे वह स्थान का नाम हो, चाहे भाव का नाम हो, संज्ञा कहते हैं। और इन्हीं के आधार पर संज्ञा के प्रकार तय किए गए हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा पूछने के लिए परीक्षा में नहीं आता है। पद परिचय में आपसे शब्दों का परिचय पूछा जाता है, फिर भी आप परिभाषा के तौर पर पक्के हो जाइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु की पहचान या जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी वस्तु को पहचानते हैं वह उसकी संज्ञा कहलाती है। ठीक है।
अब देखिए संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के संज्ञाओं की पहचान की गई है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। फिलहाल हम इन तीनों पे बातचीत करते हैं। बाकी के दो और संज्ञा के प्रकार जो है वो उन्हें मान्यता मिल रही है, उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल हम इन्हीं तीनों पे बात करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी नाम से, जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति की पहचान होती है या किसी अद्वितीय वस्तु की पहचान हुआ करती है जिसके जैसा इस दुनिया में और कोई दूसरा न हो, तो वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। फिर से समझिए, किसी व्यक्ति का नाम या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा स्थान जो दुनिया में अपनी तरह का अकेला हो, उस संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या तो किसी व्यक्ति का नाम हो, अगर कोई स्थान है तो दुनिया में वह अकेला स्थान हो, और यदि कोई वस्तु हो तो दुनिया में वह अकेली वस्तु हो, उसके जैसा कोई दूसरा न हो। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं, ऐसे स्थान जो हैं, ऐसे जो नाम हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे कुछ उदाहरण। मैंने कहा राम अच्छा लड़का है। राम नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन खाना खाता है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो व्यक्तियों का नाम हो गया। मुझे रायपुर जाना है। रायपुर, दुनिया में कोई दूसरा रायपुर मेरे ख्याल से संभवतः 1 या 2, लेकिन हम जिस रायपुर की बात कर रहे हैं वो रायपुर राजधानी की बात कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली, दुनिया में एक ही दिल्ली है। अब कहीं और किसी गांव का नाम कोई दिल्ली रख ले तो उसे मैं नहीं कह सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। मुझे ताजमहल देखने जाना है। ताजमहल, दुनिया में एक ही ताजमहल है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। मेरे घर में रामायण है। रामायण दुनिया में अकेला ग्रंथ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको। व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्थान जो दुनिया में अपनी तरह का अकेला स्थान हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई वस्तु जैसे ताजमहल, रामायण इत्यादि, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब आइए जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जब हम किसी ऐसे वस्तु की बात करें जिससे कि उसकी पूरी जाति का बोध हो, जिससे कि उसके पूरे समूह का बोध हो। हालांकि देखिए जो बाद की जो 2 संज्ञाएं अनुमत की गई हैं उसमें समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को स्थान दिया गया है। ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा जो है इसी जातिवाचक संज्ञा से निकला हुआ एक अलग तरह का प्रकार है। तो पहले आप जातिवाचक संज्ञा को समझिए। जैसे ढेर सारी गायें चर रही हैं। गाय जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय कहने से ढेर सारी गायें चर रही हैं। गायें तो बहुत सारी गाय यहां पर चर रही हैं। ठीक है। तो पूरी गाय जाति का बोध हो गया। बैल बड़े सुंदर होते हैं। बैल बड़े सुंदर होते हैं। मैं पूरी जाति की बात कर रहा हूं, पूरे बैलों की बात कर रहा हूं। बैल जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर देखिए
जर्मन शेफर्ड कुत्ते बड़े चालाक होते हैं। जर्मन शेफर्ड कुत्ते, या अगर मैं ये कहूं कि कुत्ते बड़े चालाक होते हैं, कुत्ते जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन यदि हम छोटे समूहों की बात करें, है ना, जैसे कि जर्मन शेफर्ड या कोई छोटा कुत्ता, उसके समूह की बात करें, तो किसी छोटे समूह का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसे ही हम अलग से समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर आप बड़े अर्थों में लें तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा भी शामिल है। जैसे चोरों का समूह, छात्रों का समूह, गुरुजनों का समूह, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन गुरुजनों का आदर होना चाहिए, गुरुजन जातिवाचक संज्ञा, दुनिया के सभी गुरु उसमें शामिल हैं। लेकिन अगर मैं कहूं भौतिकी के गुरुजन, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा, जिससे कि संपूर्ण जाति का बोध होता है। जाति मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंची जाति, नीची जाति, इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। जाति का मतलब होता है कि अपनी पूरी बिरादरी, जो उस जो वह जो जीवों की वह जो श्रेणी है, या फिर वस्तुओं की वह जो श्रेणी है, किसी एक वस्तु का नाम लेने से उसमें वह संपूर्ण श्रेणी, वह संपूर्ण समुच्चय जो है वह शामिल हो जाता है। वो उस जाति की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, कि आज बहुत मुझे दुख लग रहा है और रोनापन, माने मुझे रुलाई आ रही है, तो रुलाई को क्या बोलेंगे? रोनापन, है ना, रुआसापन, उसके चेहरे से रुआसापन दिख रहा है। मैं अगर मिठाई का खा रहा हूं तो मिठाई से जो चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है मिठाई में, वह है उसका मीठापन, है ना। कोई बच्चा है, बहुत बहुत खेल रहा है, लुभा रहा है सबको, तो वह जो उसका भाव है वह है बचपन। जैसे कोई लड़का है, वो कोई कुछ काम ऐसा कर रहा है जिससे कि हम सब का ध्यान उधर आकर्षित हो गया, तो वह है उसका लड़कपन, है ना। कोई व्यक्ति दुष्टता कर रहा है तो उसके भाव को हम दुष्टपन कहेंगे। तो इस तरह से जो भावों का नाम होता है, हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारे भीतर जो भावनाएं उमड़ घुमड़ रही हैं, है ना, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब मैं एक चीज आपको ये बता दूं, और इसे बता करके मैं आज की कक्षा समाप्त करूंगा बच्चों, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे लगता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आप बड़ी आसानी से समझ गए हैं। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वह बाद में दो और संज्ञाओं की पहचान की गई, जिसे हम चौथा कह सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में वस्तुओं के नाम आ जाते हैं, जैसे कि सामान, सोना, चांदी, खाना पीना, अनाज, दालें, है ना, चाय पत्ती, नमक, शक्कर, मतलब जो पदार्थ हैं जो हमेशा एक वचन में हुआ करते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो सोना, चांदी, तांबा, हीरा, लोहा, धान, गेहूं, दाल, सब्जी, भाजी, यह सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। रुपया, पैसा, द्रव्य, जिसे द्रव्य मतलब होता है, अगर द्रव्य का शाब्दिक अर्थ देखिएगा तो द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, ठीक है, पदार्थवाचक भी आप कह सकते हैं इसे। और समूहवाचक में जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे समूहों का बोध, गुरुजनों का समूह, है ना, चोरों का समूह, डॉक्टरों का समूह, वकीलों का समूह। तो इस तरह से जब छोटे समूहों का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा न कह करके समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आप इन दोनों में भ्रमित हैं तो आप जातिवाचक संज्ञा का ही नाम लेंगे, क्योंकि वह जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे देख सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं।
आजकल समाज में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद, जयचंद मतलब जयचंद ने, इतिहास में जयचंद ने, ऐसा माना जाता है कि गद्दारी की थी। तो आजकल जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर जब हम कहते हैं कि आजकल जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब कि बहुत सारे जयचंद, ऐसे लोग जो धोखेबाज होते हैं उन्हें जयचंद कहा जाता है। तो आजकल जयचंदों की कमी नहीं है। तो यदि ये अकेला जयचंद होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन जयचंदों की कमी नहीं है, पूरे धोखेबाज जाति की बात हो रही है। तो यहां पर जयचंद जातिवाचक संज्ञा हो गई, इसलिए आपको यहां पर भ्रमित नहीं होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं कहूं, एक और उदाहरण देख कहूं कि आजकल विभीषण हर परिवार में मिल जाते हैं। आजकल विभीषण हर परिवार में मिल जाते हैं। तो विभीषण मतलब क्या? घर को तोड़ने वाले, घर का भेदी लंका ढाए। तो आजकल विभीषण हर परिवार में मिल जाते हैं। तो यहां पर विभीषण परिवार को तोड़ने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है, इसलिए यहां पर विभीषण व्यक्तिवाचक न होकर के घर तोड़ने वाले लोगों की एक जाति जो है, जिसे हम विभीषण कहते हैं, या बहुवचन में आजकल विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषण जो है ये शब्द वहां पर पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यहां पर विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हमने संज्ञा को अच्छी तरह से समझा है, और कल से हम सर्वनाम और उसके आगे की यात्रा करेंगे। बहुत ही धैर्य से हमें यह यात्रा करनी है पद परिचय की, और आपकी तरफ से जो सहयोग मुझे चाहिए वो यह चाहिए कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप व्याकरण की किताब स्वयं भी पढ़ें, पन्ने पलटें, थोड़ा मेहनत करें और उदाहरणों को देखें, और किसी तरह के भ्रम की स्थिति हो तो मुझसे पूछें। ठीक है बच्चों, तो समय बहुत हो गया है, मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया। अक्सर मैं आपका समय ज्यादा ले लेता हूं, तो कोई बात नहीं, उत्पादकता है, इससे हमारी दक्षता ही बढ़ती है ना। तो मुझे यही अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।